फिक्स पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। अब परिणाम के बाद कुछ बातें हैं, कुछ मंथन है, किस तरह से ये चुनाव हुआ, किस तरह से ये चुनाव लड़े गए अलग अलग जगहों पर। आज हम खासतौर पर बात कर रहे हैं जालोर लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर 8 विधानसभा क्षेत्र वहां पर आते हैं जालोर सिरोही इस लोकसभा क्षेत्र में। और इस पर पूरी चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये सीट बड़ी हॉट सीट थी, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे यहाँ पर मैदान में थे, तो उनके सामने एक साधारण किसान भाजपा ने उतारा था। इस पर पूरी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जालोर से हैं दिलीप डूडी जी। हम उनका स्वागत करेंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद निखिल जी। दिलीप जी, पूरी चुनावों पर हमारी आपसे आगे भी 2-3 बार बात हुई है। आप जमीन पर बिल्कुल, आपके पास तमाम गणनाएं हैं। हम जानना चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि क्या सोच कर अशोक गहलोत ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये सोचा कि बेटे के लिए जोधपुर नहीं, जालोर एक मुफीद सीट होगी तो यहाँ पर उतार दिया जाए, ऐसा क्यों? निखिल जी, सही बताऊं तो सोच कर क्या है कि पिछली बार वैभव जी ने चुनाव लड़ा था जोधपुर से जी। तो इस बार के समीकरण उन्हें पता था कि पिछली बार तो फिर भी कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, जी। तो संभावना पिछली बार ज्यादा थी जीतने की। लेकिन इस बार तो जीतने के लिहाज से उतारे या नहीं, इसका कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जो लास्ट दांव है अशोक गहलोत का वो यही था कि बेटे को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है। और जोधपुर में जो ट्रायल किया था वहां वो हार चुके थे, इसीलिए नई जगह तलाश रहे थे। तो नई जगह में जो डिमांड थी वो जालोर की थी, जो उनके चाहते थे, जो अशोक गहलोत के नजदीकी लोग थे, उनका कहना था कि जालोर मुफीद रहेगी, इसीलिए आज थे वो आए थे। हालांकि अशोक गहलोत शुरुआत में ही ये कंफ्यूजन में थे कि जालोर को अपन कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने अपने कई नजदीकी लोगों को यहाँ भेजा था, सर्वे भी करवाया था। तो अशोक गहलोत के मन में कभी ये नहीं था कि हम जालोर जीत की ओर है। उनके मन में ये था कि जालोर एक सीट है जहां हम अपने बेटे को शिफ्ट कर सकते हैं और जीतने के पूरे प्रयास करेंगे, तो हो सकता है जीत जाए। लेकिन उन्होंने शुरुआत में भी यही माना था, सीट टफ है हमारे लिए, ये सीट निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने मुकाबला अच्छा किया था। जब तक रिजल्ट आया तब तक इसको टाइट फाइट मान रहे थे। लेकिन रिजल्ट पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले बात करेंगे कि वो तमाम सिपह सालार, वो जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने क्या आधार पर ये कहा था कि हमने तो ये भी सुना था कि एक विधायक ने ये भी कहा कि वैभव की जगह खुद अशोक गहलोत अगर इस सीट पर चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, वैभव नहीं जीत पाएगा, ऐसा भी हमने सुना था चुनाव से पहले जब हम लोग फील्ड में गए थे। आप ये बताइए कि ये जो सिपह सालार जो भी थे, इनके जो सलाहकार जो लोग थे, उन्होंने क्या ऐसा आधार रखा होगा कि मुख्यमंत्री इस बात पर मान गए कि हाँ, वैभव के लिए ये एक सीट है जहां पर इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है? आपको कोई अनुमान इस चीज को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए उनके जो चहेते थे वो लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले थे। मतलब मेरा कहना का अर्थ यूं है कि जिन लोगों ने अशोक गहलोत जी को फीडबैक दिया है, उन्होंने कभी अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे लोग उनकी टीम में शामिल थे। अशोक गहलोत जी ने उनको ही यहाँ भेजा था, तो वो ऐसे लोगों के पास गए जो उनकी हाँ में हाँ मिला सके। तो उन्होंने जाकर यही फीडबैक दिया अशोक गहलोत जी को कि अपन तो जीत जाएंगे, ये जातीय समीकरण है। लेकिन उन्हें ये ध्यान नहीं था कि जिसके बाद खरी सुनाने वाला कोई नहीं था। मतलब स्पष्ट कह के कड़वा घूंट पीने वाला कोई नहीं था। अगर स्पष्ट कहा जाता कि भाई हमें इनके वोट नहीं मिलेंगे, इनके वोट मिलेंगे, वो अशोक गहलोत की धारणा जो थी यहाँ भाई के वो जो विधायक जीते हैं उनके विधायकों के कास्ट के वोट हमें मिल जाएंगे या वो दिला देंगे, ये भी तो हो सकता है उनकी धारणा थी। ये भी तो हो सकता है ना कि जिनको अशोक गहलोत ने यहाँ पर भेजा था कि जाओ देख लो जमीन कैसी है, वो वहां आए, जैसे धर्मेंद्र राठौड़ है, वो वहां पर आए, कई लोगों से मिले गए, तो उन्होंने जाके धर्मेंद्र राठौड़ ने भी लगता है कि इसलिए सही फीडबैक नहीं दिया कि यार मैं क्यों बुरा बनूं। नहीं, धर्मेंद्र राठौड़ ने फीडबैक सही नहीं दिया ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र राठौड़ ने फीडबैक तो दिया, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ ने किन किन लोगों से मुलाकात की, वो लोग इनको वोट दिलाने में कामयाब हुए कि नहीं हुए, वो मेन मायने रखता है। तो धर्मेंद्र राठौड़ तो अधिकतर जो वहाँ की जो राजपूत रावला जो आपके बोलते हैं, उन रावला ठिकाने वाले राजपूतों से ही मिले, ज्यादातर आम आदमी से तो मिले नहीं। हाँ, उनसे ही मिले थे, शुरुआत में टिकट देने से पहले भी मिले थे। उनमें से जालोर जिले में अधिकांश जो बड़े घराने हैं राजपूत कम्युनिटी के, वो वैसे ही जालोर विधानसभा की देखा जाए तो इस कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं।
लेकिन बाकी जो आम राजपूत है उनका जो झुकाव था वो बीजेपी की तरफ था। इस बार जरूर कुछ नाराजगी दिखाई थी, लेकिन जो मूवमेंट होना था वो राजपूत समाज का नहीं हुआ कांग्रेस की ओर। और बाकी तो जो पहले गणित थी उसी के अनुसार ही वोटिंग हुई है। वोटिंग थोड़ी सी कुछ कम परसेंटेज हुई तो उसका नतीजा ये रहा कि लीड जो है वो थोड़ी घटी है। बाकी जो पिछली बार जो मुकाबला हुआ वैसा का वैसा इस बार ये भी रहा। 8 विधानसभा सीट आपके इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। दिलीप जी, संक्षिप्त में अपन एक एक बार सब पे चर्चा कर ले। जैसे सबसे पहले हम बात कर ले सिरोही विधानसभा सीट से, जहां पर पीछे रहे हैं वैभव गहलोत। क्या वजह मानते हैं? वजह कुछ नहीं है, यहाँ पर संयम लोढ़ा थी जो अभी विधानसभा में करीब 35,000 से पीछे रहे थे, तो इस बार 33,000 से पीछे रहे हैं वैभव गहलोत ने इस बार इंक्रीज किया है वोट, क्योंकि पिछली बार देवजी पटेल और रतन देवासी के बीच जो मुकाबला था उसमें 51,000 वोटों से बीजेपी लीड ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी वहां पर जो विधानसभा क्षेत्र जिनका लूम्बाराम जी का एरिया खुद का ही एरिया माना जाता है, वो एरिया भी लूम्बाराम जी को इतना लीड नहीं दे पाया, 33,000 लीड पाए, मतलब वहाँ 20,000 वोटिंग बीजेपी पीछे रही है जो पिछली लोकसभा के मुकाबले। और हालांकि वहाँ आप समझिए कि भाई विधानसभाओं में भी कभी आगे नहीं रही, वो निर्दलीय के रूप में संयम लोढ़ा एक नए समीकरण में जीत गए थे, लेकिन आमतौर पर आम चुनाव में विधानसभा हो या लोकसभा में वहाँ बीजेपी हावी रहती है। तो लोकसभा में ये माने कि संयम लोढ़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है सिरोही, वहां पर वो कांग्रेस को एक अच्छी बीजेपी के मुकाबले टक्कर दे पाए? देखिए वहाँ संयम लोढ़ा इस बार हार गए थे 35,000 से। वहाँ माली कम्युनिटी के वोट बैंक थे। अशोक जी ने समझा कि माली कम्युनिटी के वोट हमारे आएंगे क्योंकि मूल रूप से वो बीजेपी के माने जाते हैं। लेकिन वहाँ ये हुआ था कि माली समाज के कई प्रबुद्धजनों, मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने अशोक गहलोत को मुंह पे खुला कहा था कि हम पार्टी से जुड़े हुए वोटर हैं, आप कहोगे कि माली समाज का बेटा खड़ा है, तो आप भी तो हमारे मुख्यमंत्री थे। जब हम पे संकट आया था आपकी सरकार के समय, उस समय आपने सुनवाई नहीं की थी, तो हम हमारी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। हो सकता है आप समाज के हैं, लेकिन राजनीति में समाज मायने नहीं रखता, संबंधों में अलग रिश्ते हैं। तो वो यही हुआ कि हो सकता है माली समाज का जो वहाँ जो मूवमेंट होना था वो नहीं हुआ। हालांकि ठीक है, थोड़े बहुत परसेंटेज वोट बैंक इधर डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी वो नहीं हुई, इसलिए कांग्रेस लीड नहीं ले पाई। जी, आगे बढ़े अगर आपकी सीट आबू पिंडवाड़ा की तरफ, तो वहाँ क्या स्थिति रही, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल बेल्ट भी बहुत ज्यादा है? आबू का देखिए, तो विधानसभा चुनाव में आबू में एक बाप पार्टी है वो आई थी, इसीलिए कांग्रेस हार गई थी। अन्यथा कांग्रेस वहाँ विधानसभा में जीतने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि जो तीसरा मोर्चा था उसने काफी वोट लिए थे। इस बार जो मेहनत की गई थी आबू पिंडवाड़ा बेल्ट में, मतलब अशोक गहलोत जी के पुत्र वधु है हिमांशी गहलोत, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद 10-15,000 वोट लगभग कम पड़े हैं। बीजेपी यहाँ 8वां विधानसभा में लीड में रही है। जी नहीं, अपन इसलिए बढ़ रहे हैं कि सिरोही से आबू सिरोही, तो सिरोही में ये पता लगा कि हाँ वहाँ पर संयम लोढ़ा का किस तरह से रहा। फिर हम आबू पिंडवाड़ा में जाते तो वहाँ बीजेपी के लगातार समाराम गरासिया जो विधायक हैं, तो क्या उनका प्रभाव भी लोकसभा में देखने को मिला या वहाँ कांग्रेस लीड कर गई, मतलब वोट परसेंटेज में? आबू पिंडवाड़ा में वोट परसेंटेज में कांग्रेस लीड में नहीं ले पाई है। वहाँ सही बताऊं तो जालोर सिरोही लोकसभा है, इस क्षेत्र में पार्टियां मायने नहीं रखती। इस बार भी जो चुनाव हुआ है वो मोदी वर्सेज अशोक गहलोत हुआ है। यहाँ ये नहीं कि यहाँ ये नहीं है कि हमने विधायक में किसको जिताया या उसके आधार पर हम वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिनकी धारणा है मोदी के प्रति वो मोदी को ही वोट दे रहे हैं, किसी के कहने से बदलेंगे नहीं। और कांग्रेस के जो वोटर्स थे उनके सामने यही छवि पेश की गई थी अशोक गहलोत की। सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि अशोक गहलोत ने जो एंट्री की थी वो बतौर कांग्रेसी नहीं होकर अशोक गहलोत के रूप में एंट्री की थी। और अशोक गहलोत ने यहाँ ये गलती की कि अशोक गहलोत को इस इलाके ने पिछले 10-15 सालों से नकार रखा है, और खुद में ये छवि पेश करने के लिए खुद ही पेश हुए, न कि कांग्रेस को पेश किया। उन्होंने कांग्रेस को नकार रखा है या कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत को? मतलब अशोक गहलोत को नकारा है। कांग्रेस के तो जो कैंडिडेट थे वो तो कई बार जीते भी हैं, लेकिन अशोक गहलोत के जो कैंडिडेट है वो हारे। अशोक गहलोत को लेकर इतनी नाराजगी क्यों इस इलाके में? यहाँ अशोक गहलोत ने खुद ने जाहिर किया था। अशोक गहलोत के प्रति नाराजगी व्यक्तिगत तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जो उनके कार्य है, उनकी जो कार्यशैली थी सरकार के समय, वो मतलब यहाँ के लोगों को पसंद नहीं रही, क्योंकि यहाँ के साथ कुठाराघात हुआ। अब जैसे जिला बनाने की भी अपन जब बात करते हैं तो जो एकदम किया, भीनमाल को बदल के सांचौर कर दिया,
हालांकि सांचौर वाले खुश है, लेकिन भीनमाल वाले नाराज है। तो इस बार भीनमाल की लीड जो है बीजेपी 50,000 से क्रॉस कर गई, लगभग 45 से 50 के बीच में है। तो यही नजरिया था पहले से। अशोक गहलोत ने जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो अशोक गहलोत ने खुद ने ये कहा अपनी सभा में कि मुझे तो जालोर जिला मुख्यालय जैसा नहीं लगता है। तो इसका दोषी कौन है? अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जिला मुख्यालय नहीं लग रहा है तो अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री रहे, उस समय इस जिले का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? जी। और यहाँ की जनता ने अशोक गहलोत के विधायकों को यहाँ जिताया नहीं, इसीलिए कह सकते हैं कि अशोक गहलोत के पक्ष में यहाँ परिणाम रहा नहीं। अशोक गहलोत ने अपनी सरकार में श्री रोहित सिंह संयम लोढ़ा को अपना सलाहकार बनाया, तो सुखराम बिश्नोई को मंत्री बनाया। सुखराम बिश्नोई को मंत्री बनाने के पीछे दूसरा राज है। सुखराम बिश्नोई जब जीते थे उस समय पायलट खेमे के माने जाते थे। पूरे जो मारवाड़ संभाग है उसमें बहुत कम सीटें आई थी, इसीलिए सुखराम बिश्नोई को बिश्नोई कैडर से एक मंत्री बनाना था, इस मजबूरी में बनाया गया था। और संयम लोढ़ा को सलाहकार बनाने के पीछे सलाहकार में है क्या, आप बताइए? संयम लोढ़ा तो कई बार कह चुके थे और इनके खिलाफ बगावत भी कर दी थी। साथ घूमना अलग बात है, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पे कई बार सरकार के खिलाफ लिखा है। तो सलाहकार बनाने से कुछ नहीं हुआ। संयम लोढ़ा खुद मानते हैं कि चुनाव में क्या परिस्थितियां पैदा करते थे वो लोग। जी जी। फिर बात करें आपकी सीट जालोर पर, खासतौर पे जालोर पे किस तरह से रहा चुनाव? जालोर की सर ऐसा है, जालोर से 85 के बाद में यहाँ कांग्रेस केवल एक बार जीती विधानसभा में 2008 में। और वो भी एक बार जो 2008 में जीती थी वो न तो कोई कांग्रेस की वजह से जीती थी, न कोई अशोक गहलोत की वजह से जीती थी। वो केवल रामलाल मेघवाल अपनी छवि के अनुसार जीते थे, क्योंकि वो रामलाल मेघवाल जुझारू नेता थे और वो लंबे समय से हार रहे थे। तो एक पब्लिक की सहानुभूति थी और उस समय जोगेश्वर जी को हराया गया था और रामलाल जी को जिताया गया था। वो एकमात्र रामलाल जी अपने जीवन में इतना संघर्ष करके एक बार विधायक बने थे। और 1985 के बाद में केवल 2008 में जीती, उसके बाद में कोई कांग्रेस की विधानसभा यहाँ विधायक नहीं जीत पाया इस विधानसभा में। तो जालोर प्रॉपर जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है, यहाँ तो कांग्रेस मजबूत हो ही नहीं सकती। 30 से 50 के बीच में इनका गैप रहता है, इस बार भी यही गैप रहा है। नहीं, जब वहाँ पर एसटीएससी का वोट है तो एसटीएससी का वोट बैंक तो कांग्रेस के साथ रहता है, ऐसा माना जाता है। कांग्रेस के साथ रहता है, लेकिन कांग्रेस का जो यहाँ संगठन है वो इतना मजबूत नहीं है। आपके पड़ोसी लोकसभा में देख लें बाड़मेर की, तो वहाँ का जो मुस्लिम है और वहाँ का जो एसटी/एससी वर्ग है वो कांग्रेस के साथ रहता है और ये अलायंस जीतता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये कहानी उल्टी क्यों है? एसटी/एससी ये कांग्रेस के साथ यहाँ भी रहता है, लेकिन संगठन है जो वो मजबूत नहीं है। संगठन में जो काम करते हैं लोग, वो कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ाव नहीं रखते। तो मैं यही बता रहा हूँ कि रामलाल जो 2008 में जीते थे वो अब इस समय लोकसभा से पहले बीजेपी में चले गए थे। जी जी जी। जो फायदा होना था ऐसी वोटों का वो बीजेपी को दिला दिया उन्होंने। जी जी। तो क्या जालोर से कितना लीड कर गई बीजेपी? जालोर से करीब 30,000 वोटों से है। 30,000 वोटों। फिर आपके भीनमाल और उधर चले तो वहाँ क्या स्थिति थी? आहोर, भीनमाल, सांचौर। देखिए, आहोर में जो बीजेपी का कैंडिडेट है उस कम्युनिटी का बाहुल्य है। हालांकि बाहुल्य तो पूरे लोकसभा में भी है, लेकिन आहोर में जो विधानसभा में जितना गैप रहा था उससे थोड़ा बड़ा भी है। 26,000 करीब का गैप है। आहोर में बीजेपी लोकसभा में पिछले कुछ सालों से आगे ही रह रही है और इस बार भी लीड बनाई थी। विधानसभा में इनकी लीड 9,000 थी, लेकिन लोकसभा में इन्होंने 26,000 की लीड ले ली है। अच्छा, ये बड़ा जंप है। हाँ, जंप है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में जो कल्बी कम्युनिटी का जो बीजेपी की ओर झुकाव रहता है और विधानसभा में कल्बी समाज को वोट टिकट देती है कांग्रेस, तो वो जो वोट है वो वापस डाइवर्ट हो जाता है। भीनमाल की तरफ क्या स्थिति रही? भीनमाल में सर करीब 45,000 क्रॉस का जो गैप रहा है। इस बार विधानसभा में कांग्रेस 1,000 वोटों से जीत गई थी। डॉक्टर समरजीत सिंह पिछले 15 साल से अंतराल था उनका, 2 बार वो विधायक रहे हुए थे और विधानसभा में वो इस बार करीब 1,000 वोटों से जीते थे। वो इसलिए जीते थे कि उनके सामने पिछले 20 साल से विधायक बने हैं पूराराम चौधरी, तो रिपीट उनकी टिकट की गई थी, तो थोड़ी बहुत लोगों में नाराजगी थी, उस वजह से 1,000 वोट से कांग्रेस सीट निकाल पाई थी। लेकिन जो जिला बनाने की जो गणित थी उसमें भीनमाल को नजरअंदाज किया गया था। भीनमाल बहुत बड़ा शहर है जालोर का और दूसरी मुंबई कहलाते हैं यहाँ पर। तो भीनमाल को जो उम्मीदें थी कांग्रेस सरकार से वो नहीं मिली
और भीनमाल में लोगों के साथ में नर्मदा के जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर हो या सड़क के जो राजमार्ग है उनको लेकर हो, वो बड़ी नाराजगी थी। नर्मदा के जो प्रोजेक्ट है भीनमाल शहर में अभी तक पूरा नहीं हुआ। ईआर जो प्रोजेक्ट है उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, पैसे उस समय पर नहीं आए, तो कांग्रेस सरकार के प्रति उनकी लोगों की भयंकर नाराजगी थी। तो विधानसभा में जो समरजीत सिंह जीते हैं वो अपनी छवि पे जीते हैं, न कि कांग्रेस के वोटों के कारण जीते हैं। कांग्रेस के वोट उनको जरूर मिले हैं, लेकिन अदर कास्ट के या जो बीजेपी के वोट भी जो मूवमेंट हुए हैं वो डॉक्टर समरजीत सिंह के खुद के वोट थे, वो इसलिए वो जीत पाए। तो वो उम्मीद जो अशोक गहलोत को थी कि भाई वहां माली कम्युनिटी के वोट हैं वो हमें मिलेंगे और हम जीत पाएंगे या लीड ले लेंगे, वो उम्मीद कायम नहीं रही, क्योंकि वहां के माली समाज ने भी अपने बीजेपी के साथ में भूमिका निभाई और करीब 45,000 से ज्यादा की लीड ली है इस बार बीजेपी ने। इस लोकसभा में सबसे ज्यादा लीड है वो भीनमाल क्षेत्र की है। बागोड़ा क्षेत्र जो सांचौर के साथ पटका है, उन्होंने काफी विरोध किया था, अशोक गहलोत के वहां गए थे, दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां खोलने वाला कोई नहीं था, सुनवाई नहीं होती, तो वो आक्रोश था यहाँ पर लोगों में, इसलिए 45,000 की लीड आई। जी, और फिर सांचौर की क्या स्थिति होगी? सांचौर में विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला था, इसलिए वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ, त्रिकोणीय नहीं 4 मुकाबले थे। जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव थे वो भी बसपा से चुनाव लड़े थे, तो इसलिए एक तरफा वोटिंग तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन इस बार भी बीजेपी सांचौर से भी करीब 10,000 वोट से आगे रही है, मान रहे थे कि सांचौर से। दिलीप जी, इस लोकसभा सीट पे कांग्रेस के 4 बड़े नेता आते हैं, जिनमें संयम लोढ़ा, सुखराम बिश्नोई, रतन देवासी, समरजीत सिंह। इन चारों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस दी अपनी, उस परफॉर्मेंस पर आप कुछ कहेंगे? इन लोगों ने किस तरह से लोकसभा चुनाव को देखा होगा? देखिए, यहाँ सही बताऊं तो नेताओं ने अपने विधानसभा में तो ये अपने बलबूते चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा में अशोक गहलोत, अपन मान सकते हैं कि ये लोग अशोक गहलोत के साथ थे, लेकिन अशोक गहलोत ने इस लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों का साथ कभी अपनी जनता में पेश नहीं किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अशोक गहलोत ने जो डिजाइन बॉक्स अपने हायर की थी कंपनी को, उस कंपनी ने यहाँ जितने भी पोस्टर बैनर लगाए थे, उस पोस्टर बैनर में वो तो जब नाराजगी ऊपर जाहिर हुई तब जाके डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके और वो नेता प्रतिपक्ष जूली के फोटो लगाए थे। उसके अलावा यहाँ लोकल किसी का फोटो नहीं लगाया था, किसी विधायक का फोटो नहीं था, यहाँ विधायक प्रत्याशी का फोटो नहीं था, जिलाध्यक्ष का फोटो नहीं था। तो पब्लिक में मैसेज यही था कि यहाँ चुनाव अशोक गहलोत और वैभव गहलोत ही लड़ रहे हैं, हमारे नेता को तो यहाँ जगह नहीं दी गई है। तो ये बहुत बड़ा इंटरनली एक इफेक्ट भी रहा लोगों में, ये था कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ के जो हमारे नेता है वो इनमें शामिल नहीं है, और अशोक गहलोत के जो चहेते नेता है वही बाद में अगर जीतेंगे तो वही दुकान चलाएंगे। तो इन दुकान चलाने की जो बात आप कर रहे हैं सही बात है, आमतौर पे जुबान में बोला ही जाता है दुकान चलाना। तो अशोक गहलोत के नाम से 5 साल में दुकान चलाने वाले लोगों का भी तो इस बार विरोध बहुत हुआ आपके यहाँ? विरोध हुआ इसलिए तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जी। उनका विरोध हुआ इसलिए इनका खामियाजा हुआ कि 2 लाख की जो लीड है बीजेपी ने ली है। हम नहीं मान रहे थे कि 2 लाख मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से कैंपेनिंग की थी। आप एक जिक्र कर रहे थे कि अशोक गहलोत के वो सलाहकार जिन्होंने कभी अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा, तो मुझे तो एक नाम ध्यान आता है, आपके यहाँ कोई पारासर है, क्या नाम है पूरा? पुखराज पारासर जी है, और भी जैसे धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ आए, एम सिंह शेखावत आए, कई लोग ऐसे आए थे जो यहाँ सलाह दे रहे थे उनको। उन्होंने अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा था। जी जी। तो इन्होंने लड़ाया तो होगा ना चुनाव लड़ाने की तो इनके पास अनुभव होगा, लड़ा नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल अनुभव जुड़ गया है ना, और जुड़ गया है। जालोर से लोकसभा चुनाव लड़ाने का अनुभव बढ़ गया है, लेकिन जीत कैसे जाती है, जहां एक ये होता है कि जो अपने सामने कड़वा सच आता है तो वो भी बताया जाना पड़ता है। और तो कुल मिला के इस पूरी बातों का अब चर्चा जो आपसे हुई उसका लबोलबाब ये है कि अशोक गहलोत की जो टीम थी, जो उनके विशेष लोग थे जो वहां पर डेप्यूट किए गए थे, उन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और बीजेपी ने इस लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों पर लीड किया। इस लीड की वजह ये मान सकते हैं कि एक तरफ राजकुमार था, दूसरी तरफ एक साधारण किसान था, तो एक वो भावना भी थी। ये भावना तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भावना ये थी कि अशोक गहलोत वर्सेस मोदी का ही चुनाव था ये। अशोक गहलोत ने ये जाहिर करना चाहा यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में कि मैं और मेरे सामने मोदी है, अगर जीता तो मैं जीतूंगा, न कि कांग्रेस जीतेगी।
क्योंकि इनका जो पैटर्न यहाँ था कैंपेनिंग का उस हिसाब से। और किस तरह की कैंपेन किया दिलीप जी, इसमें जानना चाहेंगे? आप फील्ड में रहे, आपने देखा होगा अशोक गहलोत की जो उन्होंने बहुत महंगी खर्ची वाली कंपनी वहां पे लगा रखी थी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या नाम बताया आपने? एक डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी थी, जिन्होंने इनकी सरकार रिपीट करने की भी दावे किए थे, लेकिन वो हार गए थे जी। तो अशोक गहलोत ने उसी कंपनी को हायर किया था और ऐसा महसूस किया कि कोई कंपनी अपने प्रोजेक्ट पे काम करने आई है, एक कारपोरेट चुनाव लड़ने के लिए। और जब कंपनी के लोग यहाँ आए थे तो यहाँ कार्यकर्ताओं ने भी ये कहा था कि कंपनियां चुनाव नहीं जीताती, वो मैनेजमेंट देख सकती है, चुनाव कार्यकर्ता ही जीता पाएंगे। इसीलिए कंपनियों से आप चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, और परिणाम भी यही आया, कार्यकर्ता इनसे जुड़ नहीं पाए। इनको तो ये चुनाव कैंपेन के दौरान पता नहीं लगा अशोक गहलोत वैभव गहलोत को कि कंपनी नहीं कार्यकर्ता चाहिए? इनको पता तो चला होगा, लेकिन इन्होंने भी इस पे गौर नहीं किया जी। कुछ लोगों से ये गिर गए थे जी, जिनको साथ लेना था वो नहीं किया। मैं एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि शुरुआत में जब वैभव गहलोत यहाँ आए थे और रानीवाड़ा से सांचौर जा रहे थे, उनके साथ में सुखराम जी बिश्नोई थे। सुखराम जी बिश्नोई ने यह कहा था वैभव जी से कि पड़ोस में एक गांव है जहाँ पर कोई देवासी घर है और उस जगह डेथ हो रखी है, तो अपन चलते हैं वहां बैठ जाते हैं, तो एक सहानुभूति रहेगी, उनके भी दिमाग में रहेगा कि हमारे घर पे आए। तो वैभव गहलोत ने उसमें सुखराम बिश्नोई जी को ये कहा कि ये हमारे रूट में नहीं लिखा हुआ है, हमारे सुबह के जो रूट में रोड मैप तैयार होता है उसमें नहीं लिखा, इसलिए हम नहीं चलेंगे। तो ये जो एक अंदरूनी भावना होती है या ये जो मैसेज जाता है वो लोगों में गलत रहता है कि इस तरह से रोड मैप आप तैयार करोगे, अभी नहीं मिल रहे हो चुनाव के समय में, तो बाद में जीतने के बाद में तो आप कैसे मिल पाओगे? मतलब और कंपनियों के रोड मैप पे आप चलोगे। मतलब ये कि डिजाइन बॉक्स ने उनके लिए एक पगडंडी बना दी और आपको बस उस पगडंडी पर चलना है, उससे लेफ्ट राइट नहीं होना है। बिल्कुल। तो इसका तो नुकसान हुआ होगा कि उस कंपनी को तो क्या पता कि किस रास्ते में कहाँ पर किसी के बैठने जाना है, किसी के किस संदर्भ में मिलना है। तो ये तो इतना लोकल पे तो नहीं होगा उनका ऑब्जर्वेशन जैसा आप बता रहे हैं। तो इसी का यही नुकसान हुआ ना, क्योंकि मैं तो बताऊं आपको कि चुनाव लड़ा, उस चुनाव में पूरे में चुनाव जालोर के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है वो खुद फ्री बैठे थे, उनको तो कोई ड्यूटी जिम्मेदारी दी नहीं थी क्योंकि कंपनी संभाल रही थी पूरा काम। तो जब जिलाध्यक्ष फ्री बैठा है चुनाव के समय में, घर पे घूम रहा है, तो आप समझिए पार्टी चुनाव जीत पाएगी क्या? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कंपनी मैदान में और कार्यकर्ता घरों में। बस यही है, कंपनियां चुनाव जिताने आई थी और परिणाम आप देख लीजिए। हाँ, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना भाई, कंपनी ने रूट मैप बनाया, पगडंडी बना दी, तो कार्यकर्ता, कंपनी जब मैदान में थी और कार्यकर्ता घरों में थे तो चुनाव हारना था, यही कहेंगे ना हम? बिल्कुल यही है। वो कंपनी ने कहा कि हम जिता देंगे, हमारे रोड मैप पे चलो, और अशोक जी के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उनके दिमाग में यही था कि बेटे को शिफ्ट करना है, हार या जीत कैसे भी हो यहाँ शिफ्ट करेंगे, आखिरी शॉट है, और जीत गए तो बढ़िया होगा, हार गए तो घर पकड़ेंगे। चुनाव परिणाम जब आ गए सामने, उसके बाद उस दिन वैभव गहलोत वही रहे होंगे, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया उनकी, कोई बातचीत हुई आपकी उनसे? चुनाव परिणाम के बाद में मेरी वैभव गहलोत से बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने अच्छी फाइट की है, पहले से ज्यादा मत लाए हैं, अभी तक पिछले लोकसभा तक 5,11,000 वोट ही कांग्रेस ला सकती थी सर्वाधिक, लेकिन इस बार 5,55,000 वोट लेके आई है कांग्रेस। तो उनके मन में ये कि करीब 80-90 हजार हम वोट ज्यादा लाए हैं, और हमने खूब प्रयास किए, नया हमारा एरिया था, हम जीत नहीं पाए, और भविष्य में मैं यहीं रहूंगा और यहाँ के लोगों के सुख दुख में साथ में काम। तो वहाँ जो अभी चुनावों के दौरान जो जालोर में एक मकान उन्होंने किराए पे ले रखा था गहलोत परिवार ने, तो क्या उसी मकान को कंटिन्यू रखेंगे आगे किराए पे? अभी नहीं, वो तो मतदान होने के बाद भी खाली कर दिया था, वो तो परिवार को शिफ्ट किया था, वो मतदान होने के बाद खाली कर दिया था, वो चले गए थे। तो वैभव जी कहाँ रहेंगे फिर? वैभव जी बताएंगे सरकार गठन के बाद में कितना यहाँ रहते हैं, उनके मन में क्या भावना है जालोर के प्रति। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरा जालोर से नाता बना रहेगा और भविष्य में भी कोई छोटे मोटे काम होंगे जो भी होंगे। ये भी संतुष्ट होगा ना कि मैं जोधपुर के मुकाबले तो जालोर में आकर कम वोटों से हारा, जोधपुर तो मैं ज्यादा वोटों से हार गया। हार तो हार होती है, जोधपुर से भी ज्यादा क्या थे, 3.25 लाख से थे, यहाँ 2 लाख। तो हार होती हो तो सीपी जोशी को पूछा जा सकता है कि वोट से हारना भी हार होती है। हाँ जी जी। दिलीप जी, ये पूरी हम इसमें यही समझ पाए हैं कि इन 8 विधानसभाओं में जहाँ पिछड़े हैं उसकी 2 वजह है। एक तो ये कि कार्यकर्ताओं को
कांग्रेस मैदान में उतार नहीं पाई और वो कंपनी के रोड मैप पे चली, नंबर 1। नंबर 2 कि कांग्रेस की जो नेता वहां पर रहे हैं, उन नेताओं ने कोई खास प्रभाव अपनी अपनी जातियों पर, जैसे रतन देवासी की बात करें तो रबारी जातियों में, या संयम लोढ़ा की बात करें तो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, सुखराम बिश्नोई अपने क्षेत्र में और समरजीत सिंह अपने क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाए हैं कांग्रेस की तरफ लोगों को लाने में, वोट लाने में। वो आपका कहना सही है सर, लेकिन जातियां नेताओं को वोट दे देती है, लेकिन इनके कहने से डाइवर्ट कितना होगी ये परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रतन देवासी जिसके आधार पर जीते थे जी, उन्हीं समाज का सामने कैंडिडेट खड़ा था, तो रतन देवासी तो धर्म संकट में थे। रतन देवासी को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका जो रानीवाड़ा में निभाई थी इस विधानसभा चुनाव में, वो कल्बी समाज का वोट बैंक जो बीजेपी का था वो डाइवर्ट हुआ था। काफी बड़ी संख्या में कल्बी समाज ने वोट दिया था रतन देवासी को। अब रतन देवासी कैसे कहें कि भाई आप इस बार कांग्रेस को दीजिए, क्योंकि कल्बी समाज का कैंडिडेट सामने बीजेपी में खड़ा है। तो रतन देवासी ने हालांकि मेहनत की, बतौर पार्टी के नेता के नाते मेहनत की, भाई हमें कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन जितना दबाव देके, जितने अपने संबंधों को तोड़ के किया जा सकता है, वो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाए। जी जी, ऐसा ही सुखराम बिश्नोई के साथ रहा होगा फिर। बिल्कुल, सुखराम बिश्नोई ने जो वोट खुद लिए थे उसी हिसाब से इस बार भी ले लिए है, पार्टी को दिला दिए है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है सांसौर में, वो लीड नहीं बना पाई कांग्रेस। क्या लगता है, जाते जाते एक सवाल की, इस पूरी चुनाव में ये जो हार और जीत हुई है, उसके बाद में सरोई को एक नया सांसद मिल गया है, देवजी पटेल को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है लूमाराम माली ने। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से देवजी पटेल का 3 टर्म में काम रहा और अब लूमाराम चौधरी जो आ गए हैं मैदान में अब सांसद बनकर, तो क्या लगता है कि क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार भी हो गई है, तो क्या लोग ज्यादा उम्मीद पाले हैं उनसे? देखिए, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं केंद्र सरकार के, वो प्रोजेक्ट वहां से तय होते हैं, सांसद को सदन में बोलना पड़ता है, और सदन में बोलने में जहां तक रिकॉर्डेड बात है, तो देवजी पटेल का बतौर सांसद में बोलने का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, और पिछले साल की रिकॉर्ड देखा जाए तो ये टॉप 5 में थे वहाँ सवाल करने में और विधेयक पेश करने में। जी। लेकिन लोगों की क्या है कि उम्मीद रहती है कि हमारे हर गांव पहुंचे, सुख दुख में काम आए, कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, या आम पब्लिक में ये धारणा बन गई है कि ये भी काम सांसद का, ये भी काम सांसद का है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार के होते हैं। ऐसी उम्मीद तो हमें नागौर से जो फीडबैक आ रहा था, नागौर में हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि उनको आधी रात को भी फोन करो तो वो उसको रेस्पॉन्स करते हैं, जरूरत पड़ती है तो मौके पर भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसी सांसद भी तो विरले लोग ही कर पाते हैं, दिलीप जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी। तो संसदीय क्षेत्र लंबा चौड़ा होता है। लूम्बाराम जी के जहाँ तक मैं जानता हूँ, 2008 से जानता हूँ, लूम्बाराम जी लोकल स्तर पर बड़े नेता माने गए हैं, और सिरोही में तो ये बिजली पानी की व्यवस्थाओं को लेकर तो कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था इन्होंने। तो ये 40 साल से सक्रिय है, न कि कोई गिफ्टेड टिकट देके दिया गया है। लूम्बाराम जी को अशोक गहलोत ने यही गलती की कि लूम्बाराम जी को टिकट मिली तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, अनपढ़ है, ऐसा है न, उनको कमजोर मान लिया था। लेकिन धरातल पे लूम्बाराम चौधरी कमजोर नहीं है, और खासकर ये खेती और जो ये सिंचाई के एरिया को लेकर ये बहुत ही मतलब जागरूक है, और इन्होंने पहले भी कई प्रोजेक्ट में काम किया है। ये वसुंधरा सरकार में इजराइल जाके बूंद बूंद की खेती समझ के आ चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि विशेषकर किसानों की जो बात होगी, या जो जैसे ये जो मावट में होता है, पाला पड़ता है जीरे की फसलों में, इनमें अरंडी में, इसको लेकर जितना अध्ययन किया हुआ है लूम्बाराम जी के बारे में, लूम्बाराम जी से उम्मीद है कि ये सदन में जाएंगे। पाला के जो पहले एक गवर्नमेंट की योजना थी जिसमें आपदा में जो खराबा होता था, उसमें ये कुछ फसलें ऐसी है जो शामिल नहीं की हुई है। तो मुझे लग रहा है कि लूम्बाराम जी ये सदन में उठाएंगे और केंद्र स्तर से इसका समाधान कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जी। इस वक्त श्रोताओं को बता दें, दिलीप जुड़ी पत्रकार हैं हमारे साथ, ये पूरी जालोर सिरोही पे चर्चा कर रहे थे। चुनाव के नतीजे आ गए हैं, उसके बाद ये चर्चाएं हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो पूरा लड़ा गया, एक तरफ बीजेपी थी जहां पर उनके पास बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर था, कश्मीर का मुद्दा था, 370-35A का मुद्दा था, फिर भगवा में माहौल भी था,
फिर कई तरह के और एक हिंदू वोटों को एक करने की जो मुहिम वहां पर रही बीजेपी की तरफ से, और खुद मोदी भी इस लोकसभा क्षेत्र में आकर गए। उसके बाद लुम्बाराम माली खुद चूंकि लुम्बाराम चौधरी खुद चूंकि जमीन से जुड़े हैं और उन्होंने काफी काम वहां पर किया है उस दौरान, जहां वैभव गहलोत का यहाँ से चुनाव हार जाना, इन तमाम बातों पर दिलीप डूडी की अपनी एक राय है जो उन्होंने यहाँ रखी है। श्रोता आपने सुने। अगर आपको लगता है कि इस चर्चा पर आपको कोई कमेंट करना चाहिए तो एक सकारात्मक कमेंट आप भी करिए, ताकि हम आपके कमेंट से और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बातचीत करने के लिए। जी, धन्यवाद।